तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें से हम अभी करने क्या जा रहे हैं, समरी राइटिंग वाला। कॉम्प्रिहेंशन करना मतलब कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड मतलब किसी चीज को उसके सियाको सबाक के साथ समझना, उसकी पूरी सिचुएशन के साथ समझना, ठीक है। तो उर्दू में जब आपका सवाल बनेगा ना, उर्दू के पेपर जब आप दोगे तो उसमें वो कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल बनते हैं तफहीम के नाम से, तफहीम, ठीक है। वो पैसेज दिया होता है उर्दू का पूरा, उसके हवाले से सवाल जवाब होते हैं। वो सवाल जवाब क्या टेस्ट कर रहे होते हैं, वो ये टेस्ट करते हैं आपको समझ में कितना आया पैसेज। तो उन सवालात के जवाब आपने अपने अल्फाज में देने होते हैं। ये नहीं कि पैसेज में एग्जैक्टली जो वर्ड्स है वो यूज कर लिए, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इससे पहले भी आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन अगर हुआ है उसमें नंबर कटे, लेट्स सपोज 3 नंबर का सवाल है सिर्फ 2 मिले, वो एग्जैक्ट लिफ्ट कर लिया आपने। लिफ्टिंग मतलब जो पैराग्राफ में लिखा है वो एज इट इज उतार दिया, उसको रीफ्रेश करना है। रीफ्रेश करना मतलब अपने अल्फाज में लिखना है, तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं। तो जब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी आएगी तो उसमें भी अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना, और समरी राइटिंग की बारी आएगी तो उसमें भी अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। तो इससे पता चलता है आपको पूरे तौर पे समझ में आ गया और अपने अल्फाज में आप बयान कर सकते हो इसको। दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अभी इस कॉम्प्रिहेंशन में से हम कौन सा वाला एरिया करने वाले, समरी। जी, अब मैं अगर एक पैसेज को पेस्ट करता हूं यहां पर, ये मैंने एक अदद पैसेज पेस्ट किया और आप लोगों से कहा कि इसकी समरी बनाओ, तो आप लोग का उमूमन प्रोसेस पता है क्या होगा, आप पढ़ना शुरू करोगे इसको। पहले तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर्स, यहां से कभी भी पढ़ना नहीं शुरू करना। जब एक टॉपिक की कोई हेडिंग दी हुई हो तो हमेशा वहां से स्टार्ट करना, सही है जी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पता नहीं क्या है, देखते हैं आगे। ये पता है कोई सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन मतलब रिहाइश, सोसाइटी, मुआशरा, शहरी। सिविलाइजेशन कह लेते हैं शहर के रहने वाले, या किसी गांव के सिविलाइजेशन है, गांव के रहने वाले वगैरह, रिहायशी लोग कहलाते हैं सिविलाइजेशन। आगे लिखा है अ लॉस्ट वंडर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अ लॉस्ट खोया हुआ, वंडर अजूबा, अजीब चीज होती है वंडर, ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड मतलब बहुत पुरानी तारीखी दुनिया का एक खोया हुआ अजूबा। उर्दू करने बैठे नहीं वैसे हम। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके आगे लिखा है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर्स। अर्बन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? शहरी, मैंने क्लास के अंदर भी बताया था। रूरल मतलब देहाती, देही, देही रूरल होता है, रूरल। और अर्बन क्या होता है, शहरी, अर्ल। मैं रूरल को कंफ्यूज कर जाता था रूलर से, रूलर होता है आपका स्केल। खैर, द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो कॉमे के बाद लिखी है ना, 2 कॉमास में, इसको ब्रैकेट डालो क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आपको समझने के लिए कंटिन्यू यहां से करना पड़ेगा, इंडस वैली के बाद यहां से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ओवर 4500 ईयर्स अगो। 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में इजाफी डिटेल्स क्या, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर्स, दुनिया के पुराने तरीन, जो दुनिया के तारीखी तरीन शहर है ना, अगर अर्बन सेंटर मतलब होता है शहर, दुनिया के तारीखी तरीन शहरों में से एक है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और कितना पुराना है, 4500 साल पुराना। इन व्हाट इज नाउ अगो, इन व्हाट इज नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से 4500 साल पहले थी ना, जिस जगह पर, उस जगह पर हम मुकीम है, पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा बनता है वो, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। आज से 4500 साल पहले जो लोग रहते थे यहाँ, उसका दौर गुजरता गया, लोग आए, तब्दील हुए, बच्चों के बच्चे, जनरेशन की जनरेशन, कोई फिर फतह करने किसी और मुल्क से आया, इंडिया को फतह किया, ये हुआ वो हुआ, फिर एक पॉइंट आया, मुगल सल्तनत कायम हुई पूरी, फिर वो खत्म हुई, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने बहुत अरसे 200 साल रूल किया, फिर वो चले गए और पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ, फिर इंडिया और बांग्लादेश, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है जी। सो बहुत बड़ी तारीख है। अब ये जो इतनी सारी बातें की ना, ये इसमें से निकला, वो उसमें से निकला, ये तो 200 300 400 साल पुरानी तारीख है। सिर्फ 400 500 साल में आप समझ लो मुगल भी जा चुके,
और जो है ब्रिटिश भी आगे जा चुके, और पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। ये पिछले 400-500 साल की तारीख है सर। तो सोचो 4,500 साल में क्या क्या कुछ हो चुका होगा, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे। सही है जी। तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और पाकिस्तान का और इंडिया का हिस्सा लगता है। दिस ब्रॉन्ज एज सोसाइटी वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स एडवांस्ड सिटी प्लानिंग। ये अपनी सिटी प्लानिंग की वजह से मशहूर थी। बहुत मुश्किल पैसेज लगेगा आप पढ़ोगे तो, पर यही तो गेम है, कॉम्प्रिहेंड करना है उसको। ये अब ब्रॉन्ज एज सोसाइटी का मतलब क्या आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। ब्रॉन्ज एज सोसाइटी को ब्रॉन्ज एज सोसाइटी ही बोला, आपने ट्रांसलेशन थोड़ी करनी इसकी। इसके बारे में क्या है, ये रिमार्केबल थी। रिमार्केबल मतलब क्या होता है, जो तारीफ के काबिल कहते हो, जिसके ऊपर आप मतलब कहोगे कि बेहतरीन है, रिमार्केबल। फॉर इट्स एडवांस सिटी प्लानिंग, क्या मतलब है इससे, इनके शहर का स्ट्रक्चर 4,500 साल पहले भी बहुत एडवांस था। प्रॉपर सेवेज की लाइन, सीवेज की मतलब गटर की लाइनें प्रॉपर बनी हुई थी, प्रॉपर बाथिंग का, नहाने धोने और ये वाले निजाम होते थे। पता नहीं कितने चंद 100 साल पहले ही जो है ना घरों में वॉशरूम्स आए होंगे। उससे पहले तो ये सब भी फैसिलिटीज नहीं थी। तो ये 4,500 साल पहले अगर सेवेज और ये वाली सीवेज लाइंस और ये वाली फैसिलिटीज, जो सिटी का अंदाज होता है, एक शहर कैसे होता है, शहर में पानी की लाइनें होती हैं, रिवर से होते होते पानी की लाइनें घर तक आती हैं। शहर में जो है सेवेज का सिस्टम आता है घर तक, क्या आप जो है ना मतलब आपके जो भी वेस्टेज है वो सीवेज गटर की लाइनों के जरिए डिस्पोज हो जाए, ये ना एडवांस। तो ये आज से 4,500 साल पहले ही चीजें थी वहां पर। विद वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, उसका जो स्ट्रीट्स का, गलियों का स्ट्रक्चर था वो भी बहुत अच्छा प्लान हुआ था। सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, नक्काशी का निजाम, गटर वगैरह। नक्काशी मतलब वो नहीं जो आपका जितना भी जो है वेस्टेज है, जितना भी फुजला है वो सब डिस्पोज ऑफ होता है, जिससे ड्रेनेज कहलाता है वो। और जब ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है कितना मुश्किल होती है घरों में। हाँ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम ही है सारा, जिसकी वजह से हमारी सिटी का बहुत आसान है लिविंग। मैसिव पब्लिक बाथ्स, अच्छा वहां पर पब्लिक बाथ्स होते थे, आज स्विमिंग पूल्स है, तो उस जमाने पब्लिक बाथ्स। ये तो हमेशा से कि आप दरिया और नहरों के पास जाके नहा रहे हो, वहां से पानी भर के ला रहे हो, वहां से मछली, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन बाकायदा एक पूल के तरह से जो हमें आज नजर आते हैं वो उस जमाने से चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारा जो नेटवर्क है ना, रोड का निजाम, रेलवे का निजाम, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। उस वक्त रेलवे तो थी नहीं क्योंकि ट्रेन तो इजाद नहीं हुई थी, लेकिन रोड्स वगैरह बना दिए थे इन लोगों ने, गलियां वगैरह थी ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। हड़प्पा एंड मोइंजोदड़ो, ये दोनों क्या है, शहर हैं, किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मशहूर शहर उस जमाने के थे, एक था हड़प्पा और दूसरा मोइंजोदड़ो। द टू मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज रिवील अ कल्चर दैट वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड हाइजीन। ये दो शहर ऐसे थे जहां से पता चलता था कि कितना ऑर्गेनाइज्ड काम है सारा, शहर की लिविंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, और हाइजीन मतलब सफाई सुथराई का निजाम इनका बहुत अच्छा है। What sets the Indus Valley apart is its lack of grand palaces. ओए होए होए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुनफरिद बात जो सबसे मुख्तलिफ हो क्या है कि वहां पर ग्रैंड पैलेसेस नहीं है। पैलेसेस क्या होते हैं, महल। पैलेस होता है महल, ग्रैंड पैलेस बड़े बड़े महल। वहां पर लैक मतलब कमी, बड़े बड़े महल नहीं थे। हालांकि आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले पुरानी जब चीजें देखते हैं तो वहां पर बादशाहों वाला निजाम होता है, बड़े बड़े महल ये और वो, सही ना, पूरी एक जागीर है और पूरी उसको आप जो ना पूरी रियासत है जिसको बादशाह चला रहे, ये सारी हिस्ट्री है। पर जब उसको देखते हैं तो वहां पर कोई महल नहीं मिले, सब कॉमन पीपल जैसा कुछ है। ये हड़प्पा मोइंजोदड़ो निकला कैसे, ये जब खुदाई करते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ये वो होते हैं जो तारीखी मकामात को खोदते हैं और वहां से कुछ निकालते हैं, दरियाफ्त करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये उन्होंने खोज के निकाला सब।
और देखा कि यहाँ पर कुछ सब कुछ कॉमन है, सारे घर कॉमन, आदमी मतलब कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वरना एक होता ना बड़ा घर छोटा घर, बड़ा महल छोटा, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं, सब बराबर लग रहा है। तो उससे उन्होंने क्या देखा कि कोई ग्रैंड पैलेस नहीं है, कोई टेम्पल्स नहीं है, कोई और इसके अलावा कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि कोई रूल करता है ना, जो रूलिंग कोई इंसान जो रूलर होता है, किंगडम होता है, किंग होता है, तो उस किंग की कोई भी चीजें होती है ना, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। तो इससे उन्होंने क्या खर्च किया कि एक सोसाइटी है बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड कम्युनल लिविंग। कम्युनल मतलब कम्युनिटी में रहने वाली एक सोसाइटी है, बराबरी में रहने वाली, आम सी सोसाइटी मालूम पड़ी, जो सब एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं, एक दर्जे पे रह रहे हैं, एक इक्वल्स बन के रह रहे हैं, कोई किंग और जो है ना सर्वेंट मास्टर सर्वेंट वाला हिसाब किताब नहीं है। The civilization was also a hub for trade, exporting goods such as beads, jewelry and cotton to Mesopotamia and beyond. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी निकाला कि ये जो एरिया था ना मोहनजोदड़ो का, वो वहां से एक्सपोर्ट होता था माल, दाने, बीड्स होते हैं तस्बीह के दाने वगैरह, या ज्वेलरी वगैरह, वो एक्सपोर्ट होती थी, या फिर कॉटन एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया में। कैसे निकाला? क्योंकि एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामिया यूरोप वाली साइड में भी रिसर्च कर रहे हैं। वहां कुछ फाइंड आउट हुआ होगा पुराना, जो कि मिलता जुलता होगा इंडस वैली से, तो यहां से निकाला होगा इन्होंने कि या तो उन्होंने इनको सेल किया है, एक्सपोर्ट किया, या तो इन्होंने उनको एक्सपोर्ट किया है। फिर देखा जो जिस जगह पर तादाद में ज्यादा है, या जहां पर ऐसा लग रहा है कि तस्वीर ऐसी पहाड़ों के अंदर या मट्टी के बर्तनों में बनी हुई है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे शेप्स बने हुए, जैसे कोई इंसान जो है ना कपड़ा बना रहा है, उसकी कोई तस्वीर बनी हुई, तो इन्होंने इससे यह अखज़ किया कि अच्छा ठीक है, यकीनन ये कपड़ा बना यहां से होगा और गया मेसोपोटामिया होगा। सही है, तो गुड्स एक्सपोर्ट होते थे यहां से वहां तक, तो ये सब कुछ। इंट्रीगिंगली देयर स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। बहुत मुश्किल अल्फाज दोबारा से। इंट्रीगिंगली देयर स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड का मतलब है इनके जो स्क्रिप्ट है ना, इनकी जो भी लिखत है, इनकी जितनी भी लैंग्वेज है, जब पुराने इनके बर्तन निकले, पुराने पत्थर की स्लेटें निकली, तो उस पे पत्थरों पे कार्व किए हुए अल्फाज थे, पर वो समझ में नहीं आए आर्कियोलॉजिस्ट को, पता नहीं कौन सी जबान थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसे कहा अनडिसाइफर्ड, कि डिकोड नहीं कर पाए। डिसाइफर का मतलब पता है क्या होता है? किसी बहुत ही सीक्रेट मैसेज को डिकोड करना। साइफर होता है कोड, साइफर किसे कहते हैं? और किसी के कोड को आप ब्रेक कर दो तो आप कहते हो डिसाइफर। हैकर्स करते हैं काम डिसाइफर करने का, ठीक है ना। ये डिसाइफर ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल पूरी क्लास के अंदर रहते हुए अगर मुझे किसी को एक सीक्रेट मैसेज देना है, क्लास को ना समझना है, तो मुझे वो कोई एक मुश्किल जबान आनी चाहिए जो उस दूसरे बंदे को भी आनी चाहिए, हम दोनों को। अगर कोई एक खास जबान आती है जो क्लास में और किसी को नहीं आती, हम उस जबान में जो बोल रहे हैं ना, वो आप सबके लिए साइफर है, एक क्या है, कोड है। फिर आप में से कोई बंदा बैठ के हमारी बात को रिकॉर्ड कर लेता है, तो घर जाके ना देखता है कि सबसे ज्यादा ये वाला लफ्ज रिपीट हो रहा है, 2-3 दफा बोला, और ये लफ्ज जब भी सर ने बोला हाथ का इशारा पीछे किया, तो यकीनन इस लफ्ज का मतलब है पीछे या गुजर गया या बैक, ये मतलब। इस तरह से एक एक लफ्ज का मतलब निकाल के ये डिसाइफरिंग कहलाती है। पर मोहनजोदड़ो की जो जबान लिखी हुई, जो भी उनके बर्तनों में या उनके पत्थरों की चीजों में जो भी पत्थर निकले हैं, वहां उस पर जो भी लिखा हुआ दिखता है, वो आज तक डिसाइफर नहीं हुआ। क्या कौन सी जबान थी हमें नहीं पता। लिविंग हिस्टोरियंस गैसिंग, हिस्टोरियंस गैस ही करते हैं बस अब, कि उनकी जबान, उसकी उनकी हुकूमत क्या थी, उनके बिलीफ्स क्या थे, उनका रिलीजन क्या था, ये सब अभी खाली वो अज्यूम ही कर सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो सब, ठीक है जी। क्योंकि टेम्पल्स वगैरह भी नहीं निकले ना, टेम्पल्स निकलते तो पता चल जाता कि भाई रिलीजन क्या था। While the civilization mysteriously declined around 1900 BCE, हालांकि ये जो सिविलाइजेशन थी, द सिविलाइजेशन मतलब क्या, जिसकी बात हो रही है, द कब लगता है कि जिसकी बात पहले हो चुकी है। द सिविलाइजेशन मतलब उस सिविलाइजेशन की जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं, कौन सी, इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन मिस्टीरियसली डिक्लाइंड अराउंड 1900 BCE, आज से तकरीबन आप समझ लो 4000 साल पहले
इंडस सिविलाइजेशन वो तबाह हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। कैसे हो सकती है? या तो कोई इन्वायरमेंटल चेंज हुआ होगा, या कोई डिजास्टर आया होगा, कुछ भी हुआ होगा जिससे वो खत्म हो गई। The urban planning principle of the Indus Valley civilization may remain a source of admiration and inspiration in modern city development. लेकिन जो भी है, जिनकी अर्बन प्लानिंग है ना, आज से 4,500 साल पहले उनकी शहर की इतनी अच्छी प्लानिंग थी तो आज तक हैरान रखती है, क्योंकि अब तक तो बहुत डेवलपमेंट हो गई ना, एक दूसरे का देखा देखी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आज तो बड़ा आसान है शहर के अंदर रोड नेटवर्क अच्छे होना, रेलवे सिस्टम बनना, पानी से गुजरने वाले पानी के जहाजों का सिस्टम बनना, हवाई जहाजों का सिस्टम बनना, बिजली के तारों का गुजरना, गैस की लाइनों का घर तक आना, ड्रेनेज सिस्टम का गटरों तक जाना, इट्स कॉमन। उस जमाने में लेकिन ये चीज मौजूद थी, बड़ी बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि इतने 1000 साल पहले तो आप एक ही चीज इमेजिन कर सकते हो कि झाड़ होंगे, एक बहुत ही कच्चा सा मकान होगा जिसकी छत होगी वो खजूर के दरख्त के जो पत्ते होते हैं उससे छत बना दी होगी, बस पानी बरसेगा, बारिश बरसेगी तो लीक होगी छत है, ऐसा ही इमेजिन करोगे। आज तक भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, थर वगैरह में बड़े कच्चे मकान होते हैं, तो हम तो ऐसे इमेजिन करते हैं, लेकिन ये तो पूरा शहरी निजाम चल रहा था। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि बिजली थी और जो है ना वाईफाई चल रहा, इतना नहीं है, 4,500 साल पहले की बात हो रही है। बहरहाल अब आपने ये देख लिया, इसकी समरी बनाने लगे, आप लोगों को कहा ना समरी बनाओ, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, भाई क्या करें, जो लिखा उसको शॉर्ट करना शुरू हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। समरी का एक टारगेट होता है कि समरी बना किस चीज की रहे हूं मैं। अगर समरी का कोई टारगेट नहीं है तो जो पूरी बात लिखी है ना उसका खुलासा करना है ना, तो इसके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने 5 पैसेजेस करने हैं, जिसमें से एक का आंसर मैंने दिया हुआ है आपको, बाकी 4 आपने करना है। ठीक है, ये एक का आंसर। स्टेप्स पहले देख ले 5 क्या है। ये 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम पूरी समरी करेंगे। अब कभी भी कुछ भी आगे आ जाए जो समझने का, वो इन 5 स्टेप से गुजरेगा। ये 5 स्टेप्स आज आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, इनको करते करते आपके अंदर समा जाएंगे। आप जो भी फिर आंसर दे रहे होगे 5 स्टेप्स को सोचते हुए नहीं दे रहे होगे, लेकिन आंसर आप एज अ समरी दे रहे होगे बाद में कभी। लेकिन अभी इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक हमारे पास पूरा पैसेज दिया हुआ है, उसका पहला स्टेप क्या है, रीड द होल पैसेज केयरफुली। कर चुके हम ये स्टेप, पढ़ लिया ना हमने, तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या, फाइंड द मेन आइडिया। अब इसके अंदर मेन आइडिया क्या है, मेनली क्या बात हो रही है आपसे अगर मैं पूछूं, बताएं कोई। पहले क्या होता था ये बोल रहा है, कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, मेन क्या, अगर मैं कहूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, उसका कल्चर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इट इज अबाउट द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लोग कैसे रहते थे, कोई रूलर्स और मास्टर सर्वेंट वाला निजाम नहीं था। इससे बढ़कर बहुत सारी बातें और भी हुई है। उनके वो इक्वालिटी में रहते थे। एक लफ्ज से भाग रहे हैं आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इक्वालिटी तो बराबरी होती है ना, वो हो गया, वो एक 3 बंदे बता चुके। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, स्ट्रीट्स, घरों का निजाम, घर कैसे बने हुए, ड्रेनेज सिस्टम, उनकी सिटी प्लानिंग को लेकर असल बात है। सिटी प्लानिंग कि उनकी कितनी प्लान्ड सिटी थी, ऐसे नहीं कि जिसका उठाया घर बना दिया। एकदम जिस तरह प्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, जिसमें लोग रहने बाद में आते हैं, पहले सारे घर बन जाते हैं, सारे रोड्स बन जाते हैं, सारे बिजली की तारें लग जाती है, सारी गैस की लाइंस और सारी वाटर की लाइंस और ड्रेनेज सिस्टम, वो सब होने के बाद फिर आते हैं रहने। ऐसे नहीं कि आपने एक जमीन ली, उठाई, जैसा दिल चाहा घर बना दिया। प्रॉपर प्लानिंग के साथ जैसे काम होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं आज से 4,500 साल पहले की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनकी सिटी इतनी प्लान्ड थी उस जमाने के हिसाब से।
ये बात हो रही है, मेन आइडिया ये है। तो मेन आइडिया की एक लाइन अपने पास ऐसे लिखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वॉज अ properly planned city like any modern city today, जैसे आज की जो जदीद सिटीज होती है ना टुडे। सही जी, ये आपने मेन आइडिया लिखा इसका, फाइंड द मेन आइडिया। अब इसके अंदर छोटी मोटी और भी चीजें हैं, जैसे उनका कल्चर क्या था, वो बराबर आपस में बराबरी से रहते थे, और क्या था, आप ये बोल सकते हो कि उनके वहां पर पब्लिक बाथ होते थे, जैसे आज के स्विमिंग पूल्स होते हैं वैसे ही। ठीक है, ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेनली पैराग्राफ पूरा पैसेज किस हवाले से, इस हवाले से कि किस तरह से एक मॉडर्न सिटी थी आज से 4500 साल पहले। ठीक है, ये असल बात है। तो मेन आइडिया लिख दिया, फाइंड द मेन आइडिया वाला स्टेप हो गया, केयरफुली रीड कर लिया और मेन आइडिया को अपने अल्फाज में लिख दिया। अब उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मार्क की पॉइंट्स दैट डायरेक्टली रिलेट टू द मेन आइडिया, स्किप माइनर डिटेल्स। ये पूरी बात को गौर से समझना, जो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होती है ना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना खास, उनका जिक्र मत करें। माइनर डिटेल्स के हवाले से बात नहीं करें, हर चीज की डेप्थ मत बताए, इतनी मोटी मोटी बात करें कि इसमें क्या हुई है। और ये कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना शुरू हो जाएंगे। आपके पास पैसेज गिवन है, उस पैसेज में मार्क करें, पहले एक दफा रीड कर लिया, उसका मेन आइडिया निकाल लिया, अपने अल्फाज में लिख लिया। मतलब तीसरा क्या है, पूरा पैसेज को दोबारा पढ़े, लेकिन इस दफा आप मार्क करेंगे, पैसेज से वो चीजें मार्क करेंगे जो हमने मेन आइडिया निकाले उससे रिलेटेड हो। मेन आइडिया क्या है कि वो एक प्रॉपर मॉडर्न सिटी की तरह था, इंडस वैली सिविलाइजेशन मॉडर्न सिटी की तरह थी, जैसे आज की कोई मॉडर्न सिटी होती है, आपका मेन आइडिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर्स फ्लरिश्ड ओवर 4500 ईयर्स अगो, आज से 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ये। इस बात को लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं हमें यहाँ पर, हम ये बोल रहे एक आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरह थी वो। अब आप कहना चाह रहे हो हम ये कैसे बताएं कि वो ओल्ड पुरानी थी, आप कह दो वन ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। चलो ये पॉइंट निकाल लिया उसमें से मैंने, ठीक है ना, एक पॉइंट मार्क हो गया। इन व्हाट इज नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट, और जो आज जहां पर है उसको छोड़ दो। मेरे लिए ये बताना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत मॉडर्न जदीद शहर की तरह थी, मेरा मेन आइडिया ये है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जदीद शहर की तरह थी। इस बात से रिलेटेड पॉइंट्स में लिखूंगा, वो आज पाकिस्तान और इंडिया की तरफ है मौजूद, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां हो या कहीं भी हो, बात क्या है, एक जदीद शहर की तरह थी, हम ये बात करना चाह रहे हैं ना। तो वो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ मौजूद थी, मुझे नहीं लिखना है यहाँ पर, मेरी समरी में मुझे नहीं बताना, ये माइनर डिटेल है जो मुझे स्किप कर देनी है। सही है जी, ये नहीं चाहिए मुझे। दिस ब्रॉन्ज एज सोसाइटी वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स एडवांस सिटी प्लानिंग, वो अपनी एडवांस सिटी प्लानिंग की वजह से मशहूर है। विद वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, प्रॉपर स्ट्रीट्स है वहां पर, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, एंड मैसिव पब्लिक बाथ। ये तीन बातें पकड़ी मैंने, इन तीन बातों को मजमूई तौर पे अपना एक जुमला बना के लिखा। अब ये तीनों चीजें ना इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, मैंने एक लफ्ज पकड़ लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो द सिटी हैड अ मॉडर्न infrastructure with proper houses, streets and drainage system. पब्लिक बात भूल गया मैं, यहां पब्लिक बात छोड़ भी दिया मैंने, एक माइनर डिटेल है। अब हर चीज को हमें मोटी मोटी बात क्या करती कि प्रॉपर हाउसेस थे वहां पर, प्रॉपर स्ट्रीट्स रोड्स वगैरह थे, और ड्रेनेज सिस्टम, जो नहीं नक्काशी का निजाम होता है, जो आपकी वेस्टेज जो पास आउट हो जाती है अपने घर से दूर चली जाती है बह के, ठीक है, ये था। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो
द टू प्रोमिनेंट सिटीज, वहां की खास सिटीज थी, रिवील अ कल्चर दैट वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड हाइजीन। हड़प्पा और मोइंजोदड़ो उसकी दो मशहूर शहर हैं। हैड सेवरल मतलब एक से ज्यादा सिटीज, लाइक मिसाल क्या है, हड़प्पा एंड मोइंजोदड़ो। ठीक है, देयर the people lived in organized way एंड हाइजेनिक वे एंड क्लीन। हाइजेनिक का मतलब क्या होता है, क्लीन। अपने अल्फाज में भी तो चेंज करना है ना, वहां हाइजीन लिखा है, यहां मैंने क्लीन लिख दिया। क्लीनली नीटली रहते थे लोग, वहां पर साफ सुथरे रहते थे। अच्छा, ऊपर पब्लिक बात का जिक्र भी कर दिया ना, तो अब ये क्लीनली के साथ मैं यहां पर पब्लिक बात वाली बात चाहूं तो डाल सकता हूं, विच इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, सबूत। विच इज जो साबित है, विच इज एविडेंट, जो किस चीज से साबित है, दैट देयर वर पब्लिक बाथ्स, लोगों के नहाने की जगहें थी, प्रॉपर नहाने की जगहें थी, स्पॉट्स थे। ठीक है, और अच्छा, व्हाट सेट्स द इंडस वैली अपार्ट इज इट्स लैक ऑफ ग्रैंड पैलेसेस। कोई ग्रैंड पैलेसेस, टेंपल्स या रूलिंग एलिट नहीं थी। रूलिंग एलिट नहीं थी मतलब कोई रूलर्स नहीं थे। तो मैं क्या कहूंगा, देयर वर नो साइंस ऑफ, कोई साइन नहीं थे, ऑफ किंग्स और रूलर्स, मीन्स they lived equally। ठीक है जी। Instead it appears to have been a society based on equal communal living। ये वाली बात पूरी कवर कर दी मैंने। The civilization was also a hub for trade, exporting such goods as beads, jewelry, cotton। बीड, ज्वेलरी, कॉटन, ये सब इसकी माइनर डिटेल्स पर मत जाओ, बस क्या क्या कहो, देवर ट्रेडर्स। कैसे रहते, देवर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स। क्या एक्सपोर्ट करते थे उसकी माइनर डिटेल्स तक नहीं जाओ, हर चीज की डेप्थ में मत जाओ, समरी खुलासा लिख रहे हो ना, वरना तो पूरा पैसेज ही लिख दो फिर, अगर इतनी डेप्थ देनी है तो। ज्वेलरी टू मेसोपोटामिया, बियॉन्ड सब हो गया। इंट्रिगिंगली देयर स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। पर उनकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक समझी नहीं गई पूरे तौर पे, इसलिए हिस्टोरियंस गैसिंग अबाउट देयर लैंग्वेज, गवर्नेंस एंड बिलीव्स। उसके लिए हिस्टोरियंस अभी सिर्फ गैस ही कर सकते हैं कि वो क्या सोचते समझते थे। सो हम ये कहेंगे, हिस्टोरियंस आर, या अभी तक नहीं हुआ ना, हैव नॉट अंडरस्टूड देयर लैंग्वेज, so we cannot understand what they believed, कि वो क्या बिलीव करते थे, उनके क्या रिलीजन था, what they believed। हमें उनके फेथ के बारे में नहीं पता, वो क्या पूजा किस चीज की करते थे, इबादत करते थे, एक अल्लाह को मानते थे या क्या था, we don't know about that। While the civilization mysteriously declined 1900 BCE, मतलब 1900 BCE का मतलब ये होता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है, तो सुन लो। ये है 1 AD। 1 AD मतलब जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ठीक है ना, 1 AD क्या था, एनो डोमिनी। एनो AD मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये होता है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो पहला साल 1 AD कहलाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक 2024 साल हो चुके हैं। 2024 है ना, ये अभी हमारा 2024 AD चल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाला दौर कहलाता है बिफोर क्राइस्ट, या उसको BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा।
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1900 साल पीछे ये सोसाइटी, ये जो है ना, ये खत्म हो गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब तक उसका जवाल आ चुका था। ये 1900 साल प्लस ये 2024 साल, कितने बन गए? तकरीबन 4000 के करीब, 4000 एग्जैक्टली नहीं लेकिन 4000 के करीब करीब, 3900 एंड समथिंग ईयर्स बने, 4000 के करीब करीब साल हो चुके इसको खत्म हुए हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है भाई, खाली बताने के लिए। अच्छा पीछे आ जाते, लेकिन इस चीज का हमें काम नहीं है। लॉन्ग अगो 1900 लिखने की, लॉन्ग अगो इट वाज डिक्लाइंड। क्यों डिक्लाइन हुई होगी? शायद कोई एनवायरमेंटल चेंज आया हो, या कोई ट्रेड के रूट्स चेंज हो गए। ये ट्रेडर्स थे, इनका बड़ा अच्छा चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन हो सकता है इनकी तरफ से तिजारत शिफ्ट हो गई, कहीं और चली गई हो। जब कहीं और से माल खरीदो फरोख्त होना शुरू हुआ तो इनकी हो सकता है सिटी का इतनी कोई फिर वैल्यू ना रही हो, फिर ये लोग भी छोड़ छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो गए हो कि यार अब यहां पर काम धंधा नहीं है, तो ये भी हो सकता है। सही है, तो आपका आखिरी पॉइंट एक आपने और पकड़ लिया क्या? दे द सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। क्यों? मे बी, क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर। ये मैं खुद ही समझ रहा हूं ना, इन्वायरमेंटल चेंज क्या होता है? कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर, और शिफ्ट इन ट्रेड। शिफ्ट इन ट्रेड का मतलब जो तिजारत थी, कमाने के जराए थे, वो वहां से शिफ्ट हो गए कहीं और, कमाने के जराए कहीं और शिफ्ट हो गए। ठीक है जी, जब कमाई नहीं हो सकती जिस जगह से, फिर वहां पर क्या रहे बंदा। सही है ना जी? The urban planning principle of Indus Valley remain a source of admiration and inspiration in modern city development. आज की जदीद सिटीज भी जो है ना वहां से इंस्पिरेशन लेती है। कहां से? मोइंजोदड़ो से। तो मैं कहूंगा even today after such a long time, it is still an inspiration. ये आज भी इंस्पिरेशन है। किसके लिए? सिटीज की प्लानिंग के लिए, कि कैसे सिटीज बनानी चाहिए फॉर मॉडर्न सिटीज। आज की जदीद सिटीज जो है उनके लिए आज भी इंस्पिरेशन है। ये मैंने पॉइंट्स निकाले। सही है, ये जब नुकात निकाल लिए ना, अब इनको मर्ज करके मुझे लिख देना, मेरी हो जाएगी समरी। तो फर्स्ट टाइम मैंने रीड किया, फिर उसका सबसे पहले सेंट्रल आइडिया निकाला कि मेन आइडिया क्या है इसका, और उसके बाद उस आइडिया से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे उसकी अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स मैंने नीचे लिख दिए, और उसके बाद एक समरी बनाई। अच्छा, आपके लिए जरूरी नहीं है पॉइंट्स आप लिखें, आप चाहते तो आप मार्क भी कर लेते, लेकिन आप मार्क करते ना तो मजा नहीं आता, फिर आप उसको समराइज वैसे कर नहीं पाते। पहले आप इन बड़े भारी भारी पॉइंट्स को तोड़ो जुमलों में, छोटे छोटे जुमलों में, फिर उन जुमलों को पेयरिंग करो, उन जुमलों के पेयर्स बनाओ। अब इन जुमले जो मैंने ये सेंटेंस लिखे, इनके मैं पेयर्स बनाता हूं। ये अगला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैंने कर लिया, तीसरा स्टेप कर लिया, राइट? तीसरा स्टेप क्या है? मार्क की पॉइंट्स दैट डायरेक्टली रिलेट टू द मेन आइडिया। हमने वो सारे मेन पॉइंट्स निकाल लिए जो मेन आइडिया से रिलेटेड थे। चौथा क्या है? अरेंज द की पॉइंट्स। इन की पॉइंट्स की अरेंजमेंट ऐसी करो कि बात कम अल्फाज में हो जाए, एंड पेयर्स बनाओ। ये दो तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको मर्ज करके एक पॉइंट बना दिया। जैसे कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स मर्ज हो सकते हैं देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहां लिखा हुआ है, और आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि इवन टुडे, इतने लंबे अरसे बाद भी अभी तक ये इंस्पिरेशन है। तो आप सबसे आखिर में ये वाला जुमला लिख दो कि जब पूरा पैसेज खत्म हो रहा होगा, समरी खत्म हो रही होगी, तो आखिरी जुमला ये होगा, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, या इवन इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, it is still inspiration for modern cities after so many years। पहला और आखिरी मिला दिया मैंने, ठीक है ना? तो इसको मैं लिख देता हूं, पहले और आखिरी को मैं लिख देता हूं कि मर्ज करना है ना, मैं इसको लिख देता हूं ए। ये दो पॉइंट्स मर्ज हो सकते हैं आपस में, ठीक है जी? पेयर बन गया। मजीद देखते हैं। The city had a modern infrastructure with proper houses, streets and drainage system.
ठीक है, पीपल लिव्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, क्लीन, और ये पब्लिक बाथ्स वगैरह थे, नो साइंस ऑफ किंग्स और रूलर्स, और मैंने इन दो को मिला दिया, इसको लिख दिया बी और बी। लोग मिलकर रहते थे, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन, लाइक रूलर मास्टर एंड सर्वेंट वाला कोई डिफरेंस नहीं था, लोग बराबरी के साथ रहते थे और एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लाइफ स्टाइल था। सही है, पब्लिक बात का जिक्र छोड़ दिया, भले पब्लिक बात का जिक्र नहीं किया, माइनर डिटेल थी, छोड़ दी। सो पीपल लिव्ड टुगेदर इन यूनिटी लाइक इक्वल्स, there were, because since there are no signs of master servant or any kings, and they lived in a very organized and clean manner। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए ना एक ही पॉइंट, ये बी मैंने बना दिया। अच्छा, और क्या मर्ज हो सकता है? देवर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ये ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स थे, ठीक है, ये मर्ज हो सकता है क्या किसी? अच्छा, यहाँ क्या हिस्टोरियंस उनकी जबान आज तक नहीं समझ पाए, ये पॉइंट भी मुझे मर्जेबल मुझे नहीं लग रहा किसी के साथ। द सिविलाइजेशन डिक्लाइंड मे बी बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर और शिफ्ट, ये भी मुझे अलग पॉइंट लग रहा है। तो बी के बाद मैं एक काम कर लेता हूँ, द सिटी, अच्छा इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ सी, कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो कमाते थे एक्सपोर्ट्स और तिजारत के जरिए, इनको मिला दिया कि उनका रहन सहन का अंदाज क्या था। अब बी और सी भी आपस में मर्ज हो सकते हैं। अब आपको मैं अगर टोटल बताऊं तो हो क्या रहा है, अब तक मेरी समरी का हिसाब किताब ये बना है कि मेरा पॉइंट ए जो है, जो मैंने मार्क किया है, वो किस हवाले से है कि ये सिविलाइजेशन पुरानी है और क्या है, ये इंस्पिरेशन है, आज भी इंस्पिरेशन है। जो बी टाइप के पॉइंट्स हैं वो इस सिविलाइजेशन के बारे में है कि किस तरह की थी, ये किस तरह की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा था, ट्रेडिंग करती थी, एक्सपोर्टिंग, ट्रेड और एक्सपोर्ट करती थी, साथ में टुगेदर, ये बी और सी मिला दिए मैंने, बी और सी मर्ज कर दिए, टुगेदर इक्वल रहते थे, इक्वल यूनिटी से रहते थे, इक्वल्स की तरह, नो किंग और सर्वेंट वाला हिसाब था, और आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लाइफस्टाइल था इनका। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास पब्लिक वो अपना पब्लिक बात भले ना बोलूं, लेकिन स्ट्रीट्स और हाउसेस का जिक्र तो करूंगा, स्ट्रीट हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम। फिर पॉइंट डी, इसके दो मशहूर शहर थे, हड़प्पा और, इसी की तरह जो छोटे मोटे पॉइंट्स है, जैसे ई बना दिया उसको, क्या ना, इनकी लैंग्वेज आज तक हमें समझ नहीं आ पाई, तो हमें ये नहीं पता वो क्या बिलीव करते थे। ठीक है, अब फिर आपने सीक्वेंस की पेयरिंग कर ली ना, पेयरिंग के बाद सीक्वेंस क्या, आखिर पहले करने वाली बात क्या, आखिरी करने वाली बात क्या है? तो मुझे लगता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो पहले करने वाली बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न, आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसी कोई पुरानी सिविलाइजेशन थी, या ये शुरू में करने वाली बात है। तो इस तरह मैंने अब समरी लिखना शुरू कर दी। अब मैं यही चीज शॉर्ट करता हूं थोड़ी सी, बिकॉज बहुत लॉन्ग आ रहा है, देख लो ये 5 स्टेप्स कैसे वर्क अराउंड हुए, और गौर कीजिएगा सब। पहला स्टेप है रीड केयरफुली, विच वी हैव रेड, हो चुका। दूसरा स्टेप है फाइंड मेन आइडिया, मेन आइडिया फाइंड करना है, हमने कर लिया। क्या किया, मेन आइडिया फाइंड। यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी, यहां पर मेन आइडिया क्या है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ हाईली एडवांस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। और ये मेन आइडिया आपकी समरी का पहला जुमला है, आपकी समरी का, आपने समरी एक पैराग्राफ की लिखनी है, याद रखना, समरी। तो यहां पर उसका पहला जुमला क्या है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ हाईली एडवांस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, सोसाइटी मतलब मुआशरा, ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि हमें की पॉइंट्स मार्क करने हैं। की पॉइंट्स हमने मार्क किए, इसने यहां पहले से क्या हुए हुए, ऑर्गेनाइज सिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर, गलियां और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसकी मेन सिटीज थी, नो ग्रैंड पैलेसेस, मतलब कोई किंग्स वाली साइंस नहीं थी इसमें, तो इक्वालिटी थी। ये मेरी प्लानिंग चल रही है अभी कि मैं अब इसको समराइज करूंगा कैसे। ट्रेडिंग करते थे, एक्सपोर्ट्स करते थे, उनके स्क्रिप्ट आज तक समझ नहीं आए, उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज, वो आज तक समझ में नहीं आए, तो हमें नहीं पता कि उनका फेथ क्या था। डिक्लाइन हो गई सन, मतलब बीसी 1900 बीसी, 1900 बीसी की जगह में ये भी लिख सकता, डिक्लाइंड फॉर अराउंड 4000 years ago, maybe because natural disaster or trade
और ट्रेड शिफ्ट, उनकी तरफ से ट्रेड शिफ्ट हो गई, अब कहीं और से तिजारत हो रही है। और आज भी इसकी ये इंस्पिरेशन है। ये मैंने पॉइंट्स मार्क किए थे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद अगला स्टेप क्या था, उनको अरेंज करना। तो अब देखो पॉइंट्स को अरेंज किया, यहां पर जो पीछे किया वही सब हो रहा है, अरेंज भी कर चुके हम। कैसे, पेयर 1 बनाया, पेयर 2 बनाया, पेयर 3, पेयर 4। पेयर 1 क्या है, एडवांस सिटी प्लानिंग थी और प्रोमिनेंट सिटीज के नाम लिख दिए उसके। ये पहला पेयर है कि जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग बता दी कि बड़ी ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी मेन सिटीज थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। दूसरा पेयर क्या है कि वहां पर कोई एलिट्स नहीं थे, मतलब कोई रूलर्स नहीं थे, लैक ऑफ रूलर्स, एज देवर नो पैलेसेस, कोई महल नहीं थे। तो इससे पता चलता है देवर नो रूलर्स। और क्या क्या फोकस था उनका, इक्वालिटी के ऊपर। तीसरा पेयर क्या है, ट्रेड वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन और आज तक हमें इनकी जो है ना लैंग्वेज समझ में नहीं आई। ये अच्छा पेयर नहीं है। ट्रेड इंपॉर्टेंस भी यहां ऊपर पहले पेयर में ही आ जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स थे वो। थर्ड पेयर के अंदर, सेकंड पेयर में एक और चीज होनी चाहिए, इक्वली रहते थे, क्लीन लाइफ स्टाइल था, ठीक है, ये भी सेकंड पेयर में आ रहा है। थर्ड पेयर के अंदर क्या है, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक ना, द अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, यार लैंग्वेज, अनडिसाइफर्ड लैंग्वेज। और फोर्थ आखिरी, डिक्लाइन क्यों हुई, डिक्लाइन क्यों हुई, या तो उनकी ट्रेड शिफ्ट हो गई या कोई नेशनल डिजास्टर आया। और फाइनली पार्ट 5 में बना रहा हूं, पार्ट 5 क्या होगा कि वो आज तक इंस्पिरेशन है, वो आखिरी जुमला है मेरा, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट क्या है, बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या था, इवन इंस्पिरेशन टुडे, आज भी वो इंस्पिरेशन है मॉडर्न सिटीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ये रहा पहला, एडवांस सिटी प्लानिंग। ये जो मैंने पेयर बनाए ना, अब मैं जब समरी लिखूंगा तो देखो क्या बनी समरी, इनके बलबूते पे। यह पूरी समरी उसकी, समरी को पढ़ते हैं। अगला स्टेप आप लोगों ने ही करना है, तो गौर कर ले तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आपने समरी लिखनी है बैठे बैठे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, one of the world's earliest urban societies, was renowned for its advanced city planning, ठीक है ना। क्यों जानी जाती थी अपनी एडवांस सिटी प्लानिंग के, सीन इन द स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जैसा कि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देख सकते हैं कि उनकी जो ना गलियां और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है कैसा रहा। यूनिकली इट लैक्ड पैलेसेस और टेम्पल्स। हट के बाद क्या है इस हवाले से, ये गौर करें, हट के बाद क्या है इस हवाले से कि उसके पैलेसेस और टेम्पल्स वहां पर हमें नजर नहीं आते। तो जिससे पता चलता है कि इक्वालिटी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी कहलाता है, इक्वल सोशल स्ट्रक्चर था। एज अ मेजर ट्रेड हब इट एक्सपोर्टेड गुड्स लिख दो, चलो, अक्रॉस रीजन्स, डिटेल मत दो गुड्स की, कि वो माल एक्सपोर्ट करते थे आसपास। दो देयर अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स लीव्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर अननोन, देयर अननोन लैंग्वेज, unknown scripts makes it difficult to understand what they believed. The civilization mysteriously declined around 4,000 years ago. 4,000 years ago. Likely due to environmental changes or shifts in trade routes. हो सकता है तिजारत के रूट्स चेंज हो गए। It's innovative urban, innovative मतलब जदीद, नए नए आइडियाज। Its innovative urban planning principles, however, continue to inspire modern city development. आज भी इसकी इनोवेशन जो है ना वो इंस्पायर करती है। ये जो है कितने अल्फाज पे मबनी लिखी मैंने, 93 वर्ड्स के अंदर, 100 वर्ड्स के अंदर लिख दिया। किसको, कितने वर्ड्स का था ये, ऐसे ये जो पूरा पैसेज था 100 से ज्यादा का ही लग रहा है, वो 100 वर्ड्स के अंदर लिखा है, 93 वर्ड्स में लिखा है, जबकि था कितने वर्ड्स का, 172 वर्ड्स का, ऑलमोस्ट आधा लिखा, आधे वर्ड्स पे ले आया इसको। समझ आ रही, दिस इज कॉल्ड समरी राइटिंग। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए
आपने पैसेज 2 लिखना है, पैसेज 3 लिखना है, पैसेज 4 लिखना है और पैसेज 5 लिखना है। ठीक है, पैसेज 2 का मैं दोबारा से एक आइडिया दे देता हूं। पैसेज 2 को इन्हीं स्टेप्स के अंदर आप कैसे करते हो मैं आइडिया दे देता हूं एक दफा, ताकि आप लोग जब अपने तौर पे स्टार्ट करो तो थोड़ा बहुत आपको आसानी हो। द राइज ऑफ टी, चाय कैसे परवान चढ़ी, चाय कैसे फैली दुनिया में। अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू द वर्ल्ड, इससे देख के क्या लग रहा है, चाइना से, सही। टी इज द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। बेवरेज का मतलब क्या हुआ, पीने की कोई चीज। ये जुमला इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि अगर मतलब ना भी पता हो आप समझ जाओ इसका क्या मतलब हो सकता है। टी इज द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड, अगर कंज्यूम का मतलब पता है इस्तेमाल करने वाली, सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दूसरी बेवरेजेस, दूसरी पीने वाली चीज है आफ्टर, लॉजिकल बात है, सबसे पहले तो वाटर ही होगी। एंड इट्स ओरिजिन लाइज इन एंशिएंट चाइना, पुराने चाइना में इसके ओरिजिन लाए करते हैं। ओरिजिन क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या, ओरिजिन कोई चीज कहां की है वो होती है ओरिजिन। तो ओरिजिन कहां का है, चाइना का, चाइना का, सॉरी टी का ओरिजिन कहां का है, चाइना का है, चाय का ओरिजिन चाइना का है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, एम्परर शेन नोंग डिस्कवर्ड टी अराउंड 2737 BCE, हजरत ईसा से 2700 साल पहले, आज से तकरीबन आपके लिए 4700 साल पहले की बात है। 4700 साल पहले की बात है कि ये टी डिस्कवर होती, किसने की थी छोड़ दो। When the tea leaves accidentally fell into the boiling water, जब उबल रहा था पानी तो उसमें कहीं चाय के पत्ते रखे थे, एक्सीडेंटली गिर गए उसमें, और उबलते हुए पानी में जब वो गिरे तो एक रंग बना, एक खुशबू आई, उसको चख भी लिया किसी ने, अरे जबरदस्त, ये क्या है। पहले मैं सोचता था बारिश हुई तो चाय बनी, कि पत्ते पे बारिश का पानी पड़ के गिरा तो फिर रंग बरंगी कुछ एक पडल बन गया, पडल होता है ना गढ़ा जिसमें पानी जमा हो जाए, पडल कहलाता है। जैसे रास्तों में नहीं खड्डों में पानी, वो पडल कहलाता है। तो एक पडल बन गया उसके अंदर, तो फिर उसमें सोचता है बंदा कि बारिश का पानी पत्ते पे गिर के नीचे आए तो रंग थोड़ी ले लिया टी का, टी का रंग आने के लिए उसको उबालना जरूरी होता है, वरना तो टी के पत्ते को पकड़ते हमारे हाथ में रंग लग जाता। तो ये हुआ क्या कि जब एक बॉइलिंग वाटर हो रहा था कहीं पर, तो वहां कहीं पत्ता पड़ा होगा या कहीं आग जली हुई पानी और वहां पास दरख्त या कुछ होगा, तो वो उसमें पत्ते गिरे और कोई रंग दे दिया, कोई खुशबू दे दी, तो फिर उसको चख भी लिया किसी ने तो बन गई यार जबरदस्त, और वहां से इजाद हुई टी। फैसिनेटेड बाय द फ्लेवर एंड इट्स रिफ्रेशिंग इफेक्ट, ही बिगिन कल्टिवेटिंग द प्लांट। कौन ही, कौन है, एम्परर शेंग नोंग, कि उसको जो है वो तो बड़ा फैसिनेट हुआ इसके फ्लेवर से और इसके रिफ्रेशिंग इफेक्ट से, कि यार इससे तो बड़ी आंखें खुल जाती है, तो उसने उसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। कल्टीवेट मतलब अब उसका इजाफा, के पौधे से एक और पौधा बनाया, फिर 2 पौधों से और पौधे बनाए, ये कल्टीवेशन कहलाती है। बीज बोते हैं तो और निकलते हैं पौधे, ये सारी कल्टीवेशन है। जड़ों निकाल के कहीं प्लांट की तो और पौधे बन गए, ठीक है। तो उसने कल्टीवेट कराना शुरू कर दी बाय द टैंग डायनेस्टी, बाय द टैंग डायनेस्टी। अब टैंग डायनेस्टी पता है कब आई है, 618 कॉमन एरा, कॉमन एरा जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है एडी, और बिफोर को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है बीसीई, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो हजरत ईसा की पैदाइश से 2700 साल पहले ये वाकया हुआ, और उससे होते होते चाइना में तब से थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन टी की बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि टैंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी मतलब एक किंगडम था टैंग के नाम से इसका चाइना में, तो वो आज से तकरीबन आप 1000 से 1500 साल पहले पुरानी बात कर लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 600 साल बाद, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2000 साल बाद खड़े हैं आज, और ये बात हो रही है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 600 साल बाद की, कि टैंग डायनेस्टी तक क्या हो चुका था, टी हैड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर, चाइनीज कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका था चाय, लीडिंग टू द फर्स्ट रिटन गाइड ऑन द टी प्रिपरेशन, चाय चिंग या क्लासिक ऑफ टी। इसके ऊपर फिर गाइड्स बाकायदा लिखी जाती थी, पूरी पूरी रेसिपीज लिखी जाती थी कि कैसे बनानी है चाय को, ठीक है। फ्रॉम चाइना टी ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, चाइना से शुरू हुई और टी पूरी दुनिया में ट्रेवल की।
बुद्धिस्ट मॉन्क्स ब्रॉट इट टू जापान इन 9th सेंचुरी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या होते हैं, आप जाहिर है थोड़ा बहुत आप पढ़ते पढ़ते सीखोगे। जिस तरह से किसी भी मजहब के पुजारी होते हैं ना, वैसे बुद्धिस्ट मजहब के जो पुजारी हैं सारे वो मॉन्क्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, उनके जो मॉन्क्स हैं, उनके जो पुजारी हैं, वो जापान लेके आए फिर चाय को। वो अपने सफर पे निकले होंगे चाय जापान, तो अपने साथ चाय ले गए। Where it became a central part of Zen tradition। अब ये जापान के कल्चर का भी हिस्सा बन गया। जैन भी कोई वहां पर डायनेस्टी गुजरी होगी या कोई जो है ना हुकूमत गुजरी होगी, जो भी है, तो उसका हिस्सा बन गया कि अब जापान में भी चाय पी जाती है। पोर्चुगीज एंड डच ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड इट टू यूरोप। पोर्चुगीज और डच ट्रेडर कैसे आए थे, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के इंडिया लैंड हुए थे, तो इंडिया में भी तब तक चाय मौजूद थी, या चाइना से भी ट्रेड कर रहे थे वो। तो उन्होंने 16वीं सेंचुरी तक वो अपने यूरोप में भी ले गए चाय को, कि भाई ये हम ऐसी जबरदस्त चीज लेके आए चाइना से ट्रेड करके और इंडिया से होते हुए। स्पार्किंग अ क्रेज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ टी सलून्स और टी रिचुअल्स। बाकायदा इतना क्रेज हो गया कि टी सलून्स खुल गए। जैसे आज के दौर में कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो रही होती है ना, सही है कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल पान की कोई कल्चरल दुकान है कि जिसमें फायरी पान, आग जले हुए पान खिला रहे हैं, ये खिला रहे हो, मिक्सचर है बहुत सारे, इस तरह मिठाइयों की बाकायदा दुकानें होती है, जैसे वैसे टी के बाकायदा सलून्स बन गए। मतलब सिर्फ बाल काटने वाले सलून नहीं, टी का एक शोरूम समझ लो जहां पर टी आपको ऑफर किया। बाय द 18th सेंचुरी टी हैड ट्रांसफॉर्म्ड ब्रिटिश कल्चर। 18वीं सदी तक टी जो है, चाय जो है, ब्रिटिश कल्चर को पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर चुकी, मतलब बदल चुकी है। अभी सारे अल्फाज का मतलब आपने ढूंढने हैं अगर समझ नहीं आता। इवेंचुअली लीडिंग टू द इनफेमस बॉस्टन टी पार्टी, अ पिवटल इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, लेकिन मैं समझाता हूँ। बॉस्टन टी पार्टी नाम से एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, कि जिसके अंदर जो है ना, जिसके बाद होते 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 जो ब्रिटिश गए थे ना अमेरिका, और अमेरिका को पूरा स्लेव बनाया हुआ था, तो अमेरिकन होते होते आजादी उन्होंने ले ली ब्रिटिश से अपनी। वो जो आजादी की जंग जो शुरू हुई थी वो बॉस्टन टी पार्टी से शुरू हुई थी। बॉस्टन टी पार्टी एक इंसिडेंट है, जो है ना आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बस ये है कि अमेरिकन हिस्ट्री का बहुत मखसूस इवेंट भी बॉस्टन टी पार्टी, वो चाय से ही मंसूब है। अब ये बात लिखी हुई है सारी। इसका अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप था रीड केयरफुली, दूसरा स्टेप मेन आइडिया, सही ना, यहाँ लिखा है ना। अच्छा आगे एक पैराग्राफ और भी है, ठीक है। बहरहाल वो देख लेना आप लोग। पहला स्टेप क्या था? होल पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। दूसरा स्टेप फाइंड द मेन आइडिया। व्हाट डू यू थिंक द मेन आइडिया इज? क्या लग रहा है? उर्दू में बता दो, इंग्लिश में बता दो, जो भी है। सो आपने मेन आइडिया निकाल लिया इसका पूरे टी वाले पैसेज का, कि टी कहां से ओरिजिन हुई, चाइना से, और वक्फे मतलब इवेंट बाय इवेंट पूरी दुनिया में फैलती गई। इतनी फैल गई कि 4-5 हजार साल हो गए उसको अभी तक टी को इजाद हुए। इतनी फैल गई कि इजाद नहीं, डिस्कवर हुए। इजाद तो हम खुद कोई चीज बनाते हैं, डिस्कवर वो चीज होती है कि नेचर में पहले से मौजूद थी और जो है ना हमें पता चली। अच्छा ये इजाद ही कहलाएगी, बल्कि रेसिपी है ना, सॉरी इन्वेंशन है। टी इन्वेंशन कह सकते हैं हम। चलो, तो इतनी फैल गई, एक चाइना से स्टार्ट होके जो एक्सीडेंट से स्टार्ट, टी ओरिजिनेटेड एक्सीडेंटली फ्रॉम चाइना, ये भी तो लिखना है ना, एक्सीडेंटली फ्रॉम चाइना एंड इवेंचुअली, एक्सीडेंटली की स्पेलिंग गलत है, ये शॉर्ट लिख रहा हूं इसलिए, और इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाली चीज है पानी के बाद ये आपने आइडिया बना लिया। अब इससे रिलेटेड आप इस पैसेज में जो फाइंड कर रहे हो वो की पॉइंट्स मार्क करने हैं। अब क्या आप मार्क करो तो पूरे लिखो, नहीं तो यू मार्क करना शुरू हो जाओ। टी इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज, ये तो बात मैंने कर ली, ये बात तो मैंने कर ली ना ऑलरेडी, इसलिए इसको छोड़ दो कि चाइना से शुरू हुई थी। एम्परर शेन, अब ये एम्परर शेन नोंग है, उसने डिस्कवर की थी कब, और एक्सीडेंटली उसके पत्ते पानी में गिरे थे, वो मैंने बता दिया क्या एक्सीडेंटली इजाद हुई थी। मुझे टी के इजाद के ऊपर पैसेज नहीं लिख रहा, मैं समरी नहीं लिख रहा, मैं समरी लिख रहा हूं कि टी कैसे फैली। तो यहां बताएंगे कि इट्स व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, when an emperor in China discovered its flavor and refreshing taste, he cultivated it, and within 4,000 years it spread to the whole world. ठीक है, spread to the whole world like Buddhists
who took it to Japan and it became a part of Japanese culture. Europeans took it to Europeans like Portuguese and Dutch. वो यूरोप के, they took it to Europe and it became famous in Europe as well. Moreover, it was also shipped to America, and even one of America's independence historic event, अमेरिका की इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री का एक इवेंट है, it is also associated with tea. किससे एसोसिएट किया जाता है? टी से. उस इवेंट का नाम क्या है? बॉस्टन टी पार्टी. एसोसिएट मतलब मंसूब करना, कि रिलेट किया जाता है उस इवेंट को चाय से. वो इवेंट को आप पढ़ोगे तो पूरा पता चलेगा. ठीक है. और आखिरी क्या है? Today tea is far more than a beverage. It is a symbol of hospitality, tradition and even rebellion, uniting people across cultures and continents. आज जो टी है वो पीने की चीज से कुछ ज्यादा है. आज ये एक सिंबल है, एक चाय जो है आज ये सिंबल है हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का सिंबल है ना. जब घर पे मेहमान आते हैं तो आप चाय पेश करते हो, और ट्रेडिशन का पार्ट, आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका है सोसाइटीज के. ये आखिरी पॉइंट है आपका. सो ये जो सारे पॉइंट्स आप अंदर से निकाल सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स. मैं तो समरी बोलना शुरू हो गया, आपने पहले लिखने वो 3-4-5 पॉइंट्स, फिर सोचना कि कौन से पॉइंट को किसके साथ मैं मर्ज कर सकता हूं, और कम से कम अल्फाज में लिखो. आपको करनी होगी 50 से 80 अल्फाज के अंदर. कितने अल्फाज के अंदर? 50 to 80 वर्ड्स के अंदर. मैं आपको जो मतलब टास्क दे रहा हूं वो इतना ही पैसेज होगा, तकरीबन 200 अल्फाज का पैसेज होगा, और उसको 50 से 80 अल्फाज के अंदर आपने शॉर्ट करके लिखना होगा. सो आपका ये चैलेंज बड़ा मुश्किल वाला है कि सारी बातें आपका दिल चाहेगा करो, लेकिन आपको सारी बातें नहीं करनी. उनके लिए कोई कॉमन वर्ड्स यूज करने की जिसमें सारी बातें समा जाए. समझ आ रही है? ये आपकी समरी के वो है.